तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण इतने के मूलों का योगफल तथा गुणनफल बराबर है, तो के का मान ज्ञात करना। क्या करना है? के का मान ज्ञात करना। तो इसमें क्या दे रखे? मूलों का योगफल क्या दे रखा? दिया है मूलों का योगफल बराबर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का जो योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। हम जानते हैं योगफल होता है माइनस का बी अपॉन ए और गुणनफल होता है सी अपॉन ए। इसमें देखिए ए क्या है? ए तो कहलाता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी ए बराबर है के माइनस वन और बी बराबर है 2k प्लस वन और सी बराबर है माइनस का 9 प्लस के। अब देखिए ए बी सी के मान यहाँ पर रख देते हैं। बी की जगह क्या रखेंगे? 2k प्लस वन। ए की जगह क्या रखेंगे? के माइनस वन। सी की जगह क्या है? माइनस का 9 प्लस के और ए के स्थान पे कितना है? के माइनस वन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए के माइनस वन से के माइनस वन कैंसिल हो गया, प्लस से माइनस कट गया, तो यहाँ कितना है? 2k प्लस वन बराबर 9 प्लस के। पक्षांतर कर लेते हैं। 2k माइनस के बराबर 9 माइनस वन यानी k इज इक्वल टू 8। कितना आंसर आ गया इसका? k इज इक्वल टू 8। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन समीकरण इतने के मूलों की प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब ये है कि ये बताना है कि मूल इसके वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, बराबर है, कैसे हैं। तो इसके लिए हम निकालते हैं विभक्ति का। तो पहले तुलना करेंगे। तो यहाँ से a कितना है? 2, b कितना है? 5 और c कितना है? 4। a कहलाता है एक्स का गुणांक, b कहलाता है एक्स का गुणांक और c कहलाता है अचरफल। अब यहाँ से निकालना विभक्ति का। विभक्ति का d इज इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह क्या रखेंगे हम? 5 और 4, a की जगह 2 और c की जगह 4। अब यहाँ देखिए 5 का वर्ग हो गया 25, 4 दूनी 8 चौक 32, ये आया माइनस का 7। अब देखिए माइनस में आ रहा यानी माइनस में आ रहा डी, तो इसका मतलब क्या है? मूल काल्पनिक है, क्योंकि डी जो है लेस देन है 0, क्योंकि निगेटिव जो होता है वो 0 से छोटा होता है। डी क्या है? लेस देन 0 यानी -7 लेस देन 0। तो मूल कैसे हैं? काल्पनिक। हमने बताया अगर डी का मान अगर 0 माइनस में आता है तो काल्पनिक, प्लस में आता है तो वास्तविक अलग अलग, और 0 आता है तो वास्तविक और समान। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि समीकरण इतने के मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या मूल बराबर दे रखे हैं, और इसमें माना बराबर मूल अल्फा अल्फा है। अब यहाँ से देखिए मूलों का योग निकालता हूँ मैं, यानी अल्फा प्लस अल्फा क्या होता है? मान लो मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए। इधर हो जाएगा 2 अल्फा, बी की जगह कितना है? एक्स का गुणांक माइनस के 12 और ए की जगह है 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 अल्फा माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हो जाएगा 3 चौक 12, अल्फा बराबर आ गया 2। ठीक है। अब देखिए हमसे अल्फा नहीं पूछा के का मान, तो मूलों और गुणनफल निकालेंगे। अल्फा गुणा अल्फा क्या होता है? सी अपॉन ए। अल्फा का मान अभी निकाला हमने 2 × 2। सी कितना होता है? अचर पद के। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया 2 दूनी 4, तो के बराबर आ गया 4 तिया 12। के का मान कितना आ गया? 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि ऐसा है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके, ये जो आएगा 9 इधर और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। पक्षांतर करेंगे 9 - 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो यह आ जाएगा प्लस माइनस के 2। तो क्या है इसका आंसर? प्लस माइनस 2। इस तरह से 4 क्वेश्चन हो गया। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण इतने के दो मूल 2 और -1 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब मूल ज्ञात हो तो द्विघात समीकरण निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहाँ से पहले मैं निकालूंगा मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो द्विघात समीकरण में दो मूल, यानी हमें दे रखा है अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर दे रखा -1। तो यहाँ से मैं निकालूंगा मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो कितना हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1। निकालेंगे मूलों का गुणनफल, कितना हो जाएगा 2 × -1 बराबर -2। तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल मैंने निकाल लिया। अब क्या निकाली, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या है, द्विघात समीकरण का यह है फॉर्मूला, x² माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू डाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, गुणनफल कितना -2। तो समीकरण क्या आ गई, x² माइनस x माइनस के 2, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण इतने के कोई मूल वास्तविक मूल नहीं है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी मूल वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब क्या, काल्पनिक है। तो सबसे पहले ए निकालेंगे, ए होता है x² का गुणांक 1, फिर निकालेंगे v x का गुणांक -4, फिर निकालेंगे c है यहाँ पर a। ओके, तो अंतर करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, अपने फॉर्मूले में डैश लगा देता हूँ ए के स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है हमें, तो ए का मान याद कीजिए। अब क्या याद रखा कि मूल जो है वो वास्तविक नहीं है, तो इसका मतलब मूल क्या, काल्पनिक है। गिवन दैट मूल काल्पनिक है तब d <0। d बोले तो v², यहाँ पर देखिए v² माइनस के 4ac। अब मैंने डैश क्यों लगाया, क्योंकि ए क्वेश्चन में दे दिया जाता है तो अपने सूत्र में डैश लगा देते हैं। अब देखिए v² की जगह लगाएंगे -4, 4, ए डैश की जगह लगाएंगे 1 और सी की जगह लगाएंगे a। अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, 4 का वर्ग हो गया 16 और ये 4a < 0, तो ये हो जाएगा 16 <4a, 4 अपोन में चला जाएगा, यहाँ पे 4 चौक 16 यानी ए जो है ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब ए कितना हो गया, ए इज ग्रेटर देन 4। आंसर क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, यदि x = 3 द्विघात समीकरण इतने का एक मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी किसी द्विघात समीकरण का मूल होता है तो वो उसको संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब ये है कि x के स्थान पे अगर हम वो रख दें तो जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणामी होगा वो शून्य आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि हमें क्या रखा है x 3 इसका मूल है तो ये इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब है यहाँ पर x के स्थान पे इसको रखना। लिखेंगे चूंकि 3 द्विघात समीकरण का मूल है तब यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करने का मतलब यह है कि x के स्थान पर हम यहाँ पर 3 रख देंगे, तो x जहाँ पर उसके स्थान में क्या रख देंगे हम 3, और यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए 3 का वर्ग हो गया 9 और 3 दूनी 6 के माइनस के 6 माइनस का 6 के 9 में से 6 गया 3 और वो भी प्लस का, उसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 6 के इजिकल टू -3 के इजिकल टू -3 अपॉन -6 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो के बराबर आ गया 1/2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण इतने के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए।
तो व्युत्क्रमों का योगफल निकालना, तो यहाँ से हम देखिए तुलना करेंगे पहले, तो a बराबर 1 और b बराबर -7 और c बराबर 12। a क्या होता है x का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c होता है अचर पद। तो हम जानते हैं मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होता है b/a। तो b कितना है -b/a, b की वैल्यु माइनस में, माइनस पहले से ही है तो ये प्लस का हो जाएगा और a का मान है 1, तो 7/1 यानी कि 7 आ गया। फिर निकालेंगे मूलों का गुणनफल होता है c/a और c के स्थान पर है 12, a के स्थान पर है 1, तो सोल्व का आ गया 12। ठीक, अब निकालना क्या, व्युत्क्रमों का योगफल, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, इसलिए व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रमों का योगफल यानी 1/α प्लस 1/β। अब इसका मैंने एलसीएम ले लिया, तीसरी गुणा हो जाएगी इसके इधर कैची गुणा, इसको मैं ले सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है 7 और अल्फा बीटा कितना है 12, तो आंसर कितना हुआ, यानी व्युत्क्रमों का जो योगफल है वो आ गया 7/12। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यदि अल्फा बीटा समीकरण इतने के मूल है तो अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलों का योग निकालेंगे और मूलों का गुणनफल। हम जानते हैं मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a और मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ पर b कितना है, b होता है x का गुणांक यानी कि माइनस का p डैश और a होता है x स्क्वायर का गुणांक यानी 1। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया माइनस का p डैश। ऐसी गुणनफल यहाँ से देखिए c कितना है q और a कितना है 1, तो कितना आ गया अल्फा बीटा q। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए नाउ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से मैंने अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा बीटा की जगह क्या रख देंगे q, अल्फा बीटा की जगह क्या रख दिया हमने q और अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस के p डैश। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का p डैश q, क्या आ गया इसका आंसर माइनस का p डैश q। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण बनाइए जिसका एक मूल ये है। एक बात आपको बता दें कि द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो संयुग्मी होते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा बराबर क्या हो, इस टाइप का हो, यानी कि इसे मान लेते हैं हम, यानी कि a प्लस के √b हो, तो a तब दूसरा मूल बीटा a माइनस √b होगा। बात समझ में आई। अगर किसी द्विघात समीकरण का एक मूल इस टाइप का है a प्लस √b, तो दूसरा मूल जो होगा वो a माइनस √b होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो संयुग्मी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें एक दे रखा है ये, यानी अल्फा दे रखा है 1 प्लस के √2, तो इस सूत्र के अनुसार बीटा कितना हो जाएगा, माइनस लगा देंगे बस यहाँ पे। ठीक, अब हमें चूंकि द्विघात समीकरण बनानी है तो पहले मूलों का योग निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा, और हम जानते हैं मूलों का योग ऐसा निकालेंगे, जोड़ देंगे दोनों, √2 से √2 कैंसिल आ गया, 2 आ गया। निकालेंगे मूलों का गुणनफल, गुणनफल कैसे, इन दोनों के आपस में गुणा, तो जब गुणा करेंगे तो दो वर्गों का अंतर हो गया, 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 16 होकर कितना आ गया -1। अब द्विघात समीकरण बनानी तो क्या फॉर्मूला होता है, द्विघात समीकरण क्या फॉर्मूला है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा बराबर 0। तो यहाँ से देखिए x², मूलों का योगफल हमने निकाला था 2, इसकी जगह रख दिया 2, और गुणनफल कितना निकाला अभी हमने -1।
तो ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। द्विघात समीकरण इतने के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति का मतलब ये बताना है कि मूल इसके वास्तविक अलग अलग हैं, वास्तविक समान है या काल्पनिक है। 3 प्रकार के हैं। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक और अलग अलग होते हैं, और डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, और डी का मान 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होते हैं। तो कुल मिला के डी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालेंगे। तो पहले तुलना करेंगे इसकी, तो तुलना करके निकालेंगे। ए कितना हो जाएगा √2, और यहाँ पे बी कितना हो जाएगा -3/√2, और सी बराबर 1/√2। तो यहाँ से हम निकालेंगे विविक्ति का। क्या निकालेंगे? विविक्ति का। विविक्ति का क्या होता है? डी बराबर v² - 4ac। विविक्ति का बोले तो विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट। तो v की वैल्यू है -3/√2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है √2 और c की वैल्यू है 1/√2। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए √2 से √2 कैंसिल हो गया, 3 का वर्ग हो गया 9, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 2 -4, और इसे हमने सॉल्व किया तो एलसीएम लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 2 चौक 8, 1/2। अब देखिए यहाँ पर कैसा आ रहा? पॉजिटिव आ रहा। कैसा? धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या? डी जो है कैसा है? ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है और पॉजिटिव है। क्या लेंगे? अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व अलग अलग है। वास्तविक व अलग अलग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण इतने के मूल अल्फा बीटा हो तो वह समीकरण याद कीजिए जिसके मूल 2α + 1 और 2β + 1 हो। तो अब हम इसको करेंगे। तो कैसे इसको करते हैं देखिए जरा। तो पहले जो समीकरण दे रखी है यहाँ से हम देखिए a बराबर कितना आ जाएगा 1, और b बराबर हो जाएगा -1, और c बराबर -2। तो यहाँ से मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो मूलों का योग अल्फा + बीटा -b/a, p की जगह -1 है, +1, तो ये आ गया मूलों का योग। निकाल लेते हैं मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा क्या होता है? c/a, c की जगह -2 और a की जगह कितना है 1, तो अल्फा बीटा कितना आ गया? -2 आ गया। अब हमें नई समीकरण बनानी है जिसके मूल ये। तो नई समीकरण निकालने के लिए इनका योग निकालना पड़ेगा और गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालेंगे? मूल 2α + 1 व 2β + 1 का योग। क्या निकालेंगे? इनका योग, क्योंकि जो नई समीकरण है इनका योग। योग का मतलब इन दोनों को प्लस कर दो। अब देखिए इसे इसके पास रख लेते हैं, 1 + 1, यहाँ से 2 कॉमन आ गया। अल्फा + बीटा कितना है? 1, तो यहाँ 1 रख दिया। इसको सोल्व करा, आ गया 4। अब इनका गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल का मतलब 2α + 1 × 2β + 1। देखिए इनकी गुणा करते हैं आपस में। तो पहले करेंगे क्या आएगा? 2 दूनी 4 अल्फा बीटा प्लस के 2α, 1 से करेंगे 2β + 1। तो यहाँ से अल्फा बीटा ऐसे रहा, 2 कॉमन ले लिया, अल्फा + बीटा + 1। अब देखिए अल्फा बीटा की जगह रखेंगे -2, तो -2 रखेंगे यहाँ पे। अल्फा + बीटा कितना? 1। इसको सोल्व कर लेते हैं। -8 हो गया, +2 +1, 2 की 1 से भी +1। तो सोल्व करा, कितना आया? 2 और 1 3, यानी -5। कितना आ गया? -5। अब हमें निकालनी द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला यहाँ कर देते हैं? देखिए द्विघात समीकरण
तो द्विघात समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ ऐसी रहा, मूलों का योग हमने निकाला, कितना आया 4, मूलों का गुणनफल अभी निकाला हमने, कितना आया -5। तो क्या आ गया आंसर? -5। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फॉर्मूला द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो अब मैं समझ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण इतने के मूल अल्फा बीटा है तो व्यंजक इतने का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो मैं इसके पहले निकालूंगा मूलों का योग। हम जानते हैं मूलों का योग होता है माइनस का b/a। क्या होता है मूलों का योग? -b/a। और गुणनफल क्या होता है? c/a। तो मैं यहां से मूलों का योग निकाल लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा, b के स्थान पे b है शायद, और a के स्थान पे भी a है। इस तरह गुणनफल में भी देखिए a के स्थान c के स्थान पे c है और a के स्थान पे भी a है। अब हमें जो निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकालना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, चूंकि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b ब्रैकेट में a प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा, जो हमें दे रखा वो है। हमें जो निकालना पहले उसे एक तरफ कर लेते हैं। हमें निकालना ये चीज निकालनी है। तो मैं इसको पक्षांतर कर लेता हूँ, इसे यहीं रखता हूँ, इसे उठा के इधर ले आता हूँ। यानी ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -b/a। क्यूब है तो क्यूब लगा दिया, -3 अल्फा बीटा कितना है? c/a। और अल्फा प्लस बीटा कितना? माइनस का b/a। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ। तो क्योंकि ये विषम घात है, ओड पावर है, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा बाहर, अपॉन a क्यूब, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 3bc अपॉन a स्क्वायर। अब मैं देखिए यहाँ से a क्यूब एलसीएम आ गया, तो ये हो गया माइनस का b क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस का 3abc, bc और a और आ जाएगा। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, प्लस वाला थोड़ा पहले लिख दिया, अच्छा लिखेगा लगेगा, abc माइनस b क्यूब अपॉन a क्यूब। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मूल अल्फा बीटा दे रखे, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान पूछा था, वो कितना आ गया? 3abc माइनस b क्यूब अपॉन a क्यूब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि समीकरण इतने का एक मूल 1 है। अगर वास्तव में इसका मूल 1 है तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी x के स्थान पे 1 रख के इसकी जो वैल्यू है वो आनी चाहिए जो बराबर में दे रखी है। बराबर में कितनी दे रखी है? 0, यानी 0 आना चाहिए। समीकरण का दूसरा मूल भी याद करो, तो दूसरा मूल भी निकाल लेंगे हम। तो पहले प्रूफ करते हैं कि 1 इसका एक मूल है। यदि 1 उपरोक्त समीकरण का मूल है तब यह इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है जरा समझेंगे। संतुष्ट करने का मतलब ये है कि x के स्थान पे 1 रख दें और इसका जो रिजल्ट है वो आना चाहिए जो बराबर में दे रखा। तो देखो मैं रख देता हूं, तो x के स्थान में क्या रखना? 1।
तो मैंने रखा, जहाँ एक्स था उसके स्थान पे 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये प्लस का p माइनस का q। अब देखिए p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, दोनों देखिए लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए, अतः 1 जो है वास्तव में इस समीकरण का मूल है। अतः एक उपरोक्त समीकरण का मूल। अब देखिए हमें एक मूल तो ये दिया हुआ, यानी एक मूल हमें अल्फा बराबर दिया हुआ 1, तो दूसरा मूल निकालना। तो मान लिया हमने दूसरा मूल क्या है, बीटा है, ये हमें निकालना। ठीक है, तो हम जानते हैं मूलों का गुणनफल कितना होता है, c/a, उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, मूलों के योगफल की सहायता से निकाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा दिए, दोनों से निकल जाएगा। ठीक है, तो कौन सा वाला लगाया जाए, चलो मूलों का योग ही निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, तो अल्फा के स्थान पर 1 रख दिया, बीटा हमें निकालना, b कितना आ जाएगा बताइए, b होता है x का गुणांक, यानी कि माइनस का p, a क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, अपन इधर को सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करेंगे, बीटा इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन क्यू। तो बी दूसरा मूल कितना आ गया, यही लिख देता हूँ, p माइनस क्यू अपॉन क्यू। तो दूसरा मूल आ गया p माइनस क्यू अपॉन क्यू। तो द्विघात समीकरण का एक मूल हमें दे रखा, दूसरा हमने निकाल दिया। तो ये मैंने आज इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए। इससे अगली वाली वीडियो में कुछ मैं लॉन्ग क्वेश्चन जो रह गए वो कराऊंगा। अभी 2 वीडियो कम से कम इसकी और डलेंगी, तब इसके सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपको निश्चित रूप से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आने वाले। ये है, हल कीजिए, इसको हल करना 2013 और 16 में आ चुका है, तो इसको कैसे हल करेंगे जरा सीखेंगे। तो सबसे पहले इन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे एंड इन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई सिंपल तरीके से करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2x माइनस के 6, ऐसे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 12 और इक्वल टू कितना है 40। ठीक है, अब देखिए इसे 16 और सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस के 12 इक्वल टू कितना है 40। तो मैं थोड़ी देर के लिए इतने को कुछ मान लेता हूँ, इसके स्थान पे मैं रख देता हूँ पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू वाई। तो इसके स्थान पे मैं क्या y रख देता हूँ। तो जब मैं y रखूँगा तो ये हो जाएगा y माइनस 6 और ये हो जाएगा y माइनस 12 इक्वल टू 40। अब देखिए इनकी गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस के 12y, 6 से करेंगे माइनस के 6y माइनस माइनस प्लस, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, कितना हो गया 72। अब इसको सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर 12 6 हो गया 18, 72 में से 40 माइनस कर देंगे तो ये जाएगा 32। तो अब इसे गुणनखंड करेंगे, देखिए गुणनखंड क्या होंगे इसके, गुणनखंड होंगे इसके 16 दूनी 32, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस के 16 प्लस 2। तो यहाँ से वाई स्क्वायर ऐसे रहा, माइनस के 16y माइनस के 2y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए y कॉमन है यहाँ से, तो y माइनस 16, यहाँ माइनस का 2 कॉमन ले लिए, y माइनस 16। तो यहाँ से आ गया y माइनस 16 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार ये बराबर 0 और एक बार ये बराबर 0, y माइनस 16 बराबर 0 और y माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे y का मान रख देंगे, कौन सा वाला जो हमने ये रखा था। तो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो पहले रखेंगे y की जगह क्या रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स।
और माइनस के 16 ऐसे रहेंगे, और दूसरे में भी रहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2 इजिकल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक ये है और एक ये है, तो इसके तो 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, तो गुणनखंड तो यहाँ पर इसके तो हो जाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, इसके गुणनखंड तो हो रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 2 माइनस 1 एक्स माइनस के 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस का x माइनस के 2 इजिकल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया। अब देखिए x प्लस 2 दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ बचा x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से आ गया x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया माइनस के 2 और 2 आंसर हमारे आ गए। अब देखिए यहाँ पे जो गुणा करके 4 घात बन गई थी, 2 ये 4 आंसर होने चाहिए, 2 आंसर मिलेंगे यहाँ से। यहाँ हम एक बात देख रहे हैं कि 4 चौक 16 गुणनखंड नहीं होंगे, तो हम गुणनखंड नहीं होते तो क्या करते हैं, सीधा चार्य सूत्र से इससे करते हैं। तो यहाँ से पहले a निकालेंगे, a कितना जरा बताएं, a बराबर है 1, b बराबर कितना 1 और c बराबर माइनस के 16, तो सीधा चार्य सूत्र लगाएंगे, सीधा चार्य सूत्र से। तो सीधा चार्य सूत्र से कैसे हल करेंगे, अब देखिए सीधा चार्य सूत्र होता है x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें मान रख दीजिए, b की वैल्यू कितनी है -1 प्लस माइनस b का मान 1 माइनस के 4, a की जगह 1 और c की जगह कितना है माइनस के 16 अपॉन 2a। ये सॉल्व करेंगे, -1 प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस 16 चौका 64 अपॉन 2, तो x बराबर आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 65/2। तो लो जी, एक आंसर तो आ गया ये वाला, एक आंसर हो गया इसका ये, और एक आंसर हो गया। प्लस माइनस का मतलब प्लस है तो एक अलग आंसर हो गया, माइनस है तो अलग हो गया। तो x की 2 वैल्यू ये आ गई, 2 ये हो गई, कुल मिलाकर 4 वैल्यूज हो गई। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हो, ये वैल्यू आप जो क्वेश्चन दे रखा है स्टार्टिंग में यहाँ पर रख दीजिए, अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो हमारा आंसर ठीक है, अदरवाइज हमारा आंसर रॉन्ग है। ठीक है, तो अब मैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्वेश्चन है, हल करो x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x 34 अपॉन 15। इसको हल करना है जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, ऐसे इसको भी करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, x अपॉन x प्लस 1 प्लस के x प्लस 1 अपॉन x इजिकल टू कितना है 34 अपॉन 15। तो एक बात हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये चीज जो है ये इसका व्युत्क्रम है। हम क्या करते हैं, पोट x अपॉन x प्लस 1 को मैं y मान लेता हूँ। मैं इसका व्युत्क्रम करूँ तो क्या आएगा, व्युत्क्रम यानी कि पलट दो ऐसे करके, यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे 1 मान लेंगे, तो x प्लस 1 अपॉन x कितना हो जाएगा 1 अपॉन y। ठीक है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, इसको ऐसे पलट दिया तो हो गया 1 अपॉन y। तो मैं इसके प्लेस पे क्या रखूँगा, y रखूँगा, और इसके प्लेस पे क्या रखूँगा 1 अपॉन y, और बराबर 34 अपॉन 15। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया मैंने, तिरछी गुणा करेंगे ऐसे, तो यहाँ क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 y। ठीक, अब सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 वाई स्क्वायर प्लस 1 34 y, अंदर गुणा करेंगे, 15 वाई स्क्वायर प्लस 15 34 y, पक्षांतर करेंगे, 15 वाई स्क्वायर माइनस के 34 y प्लस के 15 इजिकल टू 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने 15 15 होते हैं 225, तो 225 कुछ ऐसा करना है कि जोड़ के तो आए 34 और उनकी आपस में गुणा करके आए 225। तो क्या करेंगे, 15 15 225, तो इसे काट देते हैं। देखिए
5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 9 45, 3 तिया 9। तो 5 पंजे 25 और 9 34, 25 9 200। देखिए 5 पंजे 25 और 3 तिया 9, तो 25 9 और 9 कितने हुए 34। तो क्या बने इसके गुणनफल 25 वाई स्क्वायर 25 प्लस 9 वाई प्लस के 15 इज इक्वल टू 0, 15 वाई स्क्वायर 25 वाई माइनस है इसलिए अंदर माइनस हो गया 9 वाई प्लस 15 बराबर 0। यहाँ से देखिए 5 वाई कॉमन ले लिया, 5 तिया कितने होते हैं 15, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। यहाँ से -3 कॉमन ले लिया, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो यहाँ से 3y माइनस 15 कॉमन आ गया, 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार दिस इज इक्वल टू 0 एंड एक बार दिस इज इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पर 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y का मान रखेंगे, कौन सा वाला 0। तो y का मान रखने पर देखिए y का मान रखेंगे, इसमें रखेंगे y का मान 3y का मान कितना है x अपॉन x प्लस 1, x अपॉन x प्लस 1 माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। इसी में भी रखना है 5 ऐसे रहेगा और y की जगह है x अपॉन x प्लस 1 और ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लिया, देखिए मैंने x प्लस 1, तो यहाँ कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में x प्लस 1, इधर को 0 हो गया। सॉल्व करते हैं ऐसे यहाँ से 3x और माइनस के 5x माइनस 5, ये चीज़ इधर 0 में पहुँच जाएगी, पूरा 0 हो जाएगा। ये हो गया माइनस का 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये 5 इधर पहुँच जाएगा, x इज इक्वल टू हो गया माइनस का 5/2। x की एक वैल्यू भी आ गई, दूसरी वैल्यू हमारी जो है यहाँ से निकलेगी। देखिए यहाँ से क्या अंदर 5x अपॉन x प्लस 1 माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या है x प्लस 1 3 गुणा 5x माइनस के 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, ये 0 में पहुँच जाएगा, 5x माइनस के 3x माइनस 3 और ये आ गया 0 इंटू एक्स प्लस 1। इधर का तो 0 हो गया, ये कितना बचा 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू आ गया 3, तो x इज इक्वल टू आ गया 3/2। तो आंसर क्या आया, एक ही आया और ये। इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं इसको समझा देता हूँ। 2014-16 में आया हुआ, कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने इसको ये रखा और इसको क्या करा अपने को, मैंने y मान लिया, इसका दोनों पक्षों पे वर्क किया। वर्क करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2a इंटू बी, और वाई स्क्वायर ऐसे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2। ये वैल्यू उठा के मैंने क्या करी यहाँ पर रख दी, ठीक है, और इसके स्थान पर रख दिया y। तो समीकरण ये वाली आ गई। अब मैंने 3 की y से गुणा करी 3y, ये 2 से 2 यहाँ पर कट गया, वाई स्क्वायर माइनस के 3y, y मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये हो गया y माइनस 3। एक बार y बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0। y का मान ये वाला कौन सा y का मान, ये वाला मान उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ रखा तो ये आ गया, और जब यहाँ पे y की वैल्यू रखी तो ये आ गई। अब यहाँ से एलसीएम लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इधर 0 में पहुँच गया, ये दो का अंतर लगा दिया x प्लस 1 और x माइनस 1। तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ से आ गई +1, तो x के दो मान आ गए -1 और 1। अब इसको यहाँ सॉल्व किया, देखिए यहाँ बटे 1 मान लिया, यहाँ भी 1 मान लिया,
एलसीएम ले लिया x, फिर से गुणा कर दी तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 3x, ये पक्ष सही से लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 1, ये x जो है ये 0 में पहुंच गया क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना कर दी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी से, तो ए बराबर आ गया 1, बी बराबर आ गया -3 और सी बराबर आ गया -1। सीधा चार्ज का सूत्र लगा दिया, ये होता है एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। बी ए सी की वैल्यू रख दी, यहाँ पर देखिए -3 का स्क्वायर हो गया 9, इनके आपस में मल्टीप्लाई करिए आ गया 4 में 2, 9 4 13, तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, तो x के 3 मान आ गए दिस एंड दैट। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है 2015 में। यदि समीकरण इतने के मूल अल्फा और बीटा हैं तो सिद्ध कीजिए कि ये आना चाहिए। ठीक है, क्या दे रखे हैं इसके मूल अल्फा और बीटा। आप यहाँ पर देखिए समीकरण जो दे रखी है वो ये दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस के बी। तो मैं एक काम करूँगा, पहले यहाँ से तुलना करूँगा इसकी। क्या लिखूँगा पहले मैं इसका एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब मैं इसकी तुलना कर देते हैं, उपरोक्त समीकरण की तुलना किससे, मैं कैपिटल ले लेता हूँ क्योंकि स्मॉल दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर जैसे तुलना करेंगे तो यहाँ पे ए कितना स्मॉल ए और बी बराबर है -b और सी बराबर है b। ठीक है, हम ये जानते हैं मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b अपॉन ए और गुणनफल c अपॉन ए। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -b, a की वैल्यू कितनी है माइनस माइनस हो गया प्लस, यहां से निकालेंगे गुणनफल, b की वैल्यू है b और a की वैल्यू है a, ये आ गया b अपॉन a। ठीक है, अब ये प्रूफ करना है तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी जरा देखेंगे, अल्फा अपॉन बीटा माइनस के बी अपॉन ए। आंसर क्या लाना, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, इसको अंडर रूट बीटा और ये बी अपॉन ए। इतने का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या है इसका जरा देखेंगे, एलसीएम है अंडर रूट बीटा अंडर रूट एल्फा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करी होगी ऐसे तो ये हो जाएगा अंडर रूट अल्फा अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा अंडर रूट बीटा। ठीक है, और ये माइनस का, इसको भी मैंने क्या करा अलग अलग लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए यहाँ पे इनकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा अल्फा, इसी करेंगे यहाँ से बीटा और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा अंडर रूट अल्फा बीटा। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला था बी अपॉन ए, तो यहाँ से रख दिया बी अपॉन ए। अल्फा बीटा कितना निकाला था, ये भी बी अपॉन ए। इसे चलो अंडर रूट लगा रहने देते हैं। अब देखिए ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट बी अपॉन ए इंटू अंडर रूट बी अपॉन ए। जितने पे है, अब देखिए यहां से इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यार, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया अंडर रूट बी अपॉन ए माइनस अंडर रूट, और इस स्टेप में ये भी करिए, ये आगे 0, ये आगे राइट हैंड साइड। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है m का मान याद करो यदि समीकरण इतने के मूल समान है। हम जानते हैं मूल समान होते हैं तो व्यक्ति का
डी इज इक्वल टू कैसा होता है, 0 होता है। देखिए मूल बराबर है तो डी कितना होगा, 0। तो पहले मैं इस समीकरण की तुलना करता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पर देखिए ये कितना, x² गुणांक है, यहाँ x² गुणांक कितना है m+1, और b कितना आ रहा है देखिए बताइए, x का गुणांक, और उसके बाद c अचर पर कितना है 2m+3, ठीक है। और ये गिवन डेट क्या दे रखा, मूल समान है, तब तो क्या हुआ, d बराबर 0। d का मतलब क्या है, v² माइनस के 4ac बराबर 0। तो b के स्थान पर हम रखेंगे ये, a के स्थान पर रखेंगे m+1 और c के स्थान पर रखेंगे 2m+3 इक्वल टू 0। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, 2 का वर्ग हो गया 4 और ये m+3 का होल स्क्वायर, ये 4 ऐसे इनके आपस में गुणा कर लेते हैं, 2m² प्लस 3m और प्लस का 2m+3। देखिए मैंने आपस में गुणा करी, 2m², 3m, 2m और 3। ये 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4 यहाँ से और यहाँ से कॉमन, इसका सूत्र खोल देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a² यानी m² प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी m इंटू 3। ये क्या काम कर रहा है, a b का काम कर रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 4 कॉमन चला गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2m², ये हो गया 5m प्लस 3, ये जो 4 है इधर 0 में पहुंच जाएगा, तो कितना हो गया, m का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2 तिया 6, माइनस अंदर एंट्री करेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2m² माइनस के 5m माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 4 इधर 0 में पहुंच जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसे और इसे, कितना होगा माइनस का m² और 6m, पास रख लेता हूँ, चलो मैं पहले सॉल्व नहीं कर रहा, और ये प्लस का 6m माइनस का 5m और ये प्लस का 9 माइनस का 3 और ये 0/4, ठीक है। ये हो गया m² माइनस का और ये हो गया प्लस का m और प्लस का 6। अब देखिए गुणनखंड हो जाएंगे इसके आराम से। तो पहले मैं ये माइनस को मैं सही कर लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये 0। तो गुणनखंड क्या होंगे इसके, m² 3 - 2, तो 3 - 2 करेंगे तो m² माइनस के 3m, बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया 1 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ से देखिए m कॉमन ले लिया, m-3 प्लस के 2 कॉमन ले लिया, m-3, m-3 दोनों में से कॉमन आ गया, m+2 इज इक्वल टू 0, तो m-3 बराबर 0 और m+2 बराबर 0, तो m बराबर आ गया 3। तो एक आंसर तो ये आ गया, और दूसरा आ गया m इज इक्वल टू -2, दूसरा आंसर ये। तो m के 2 मान आ गए, 3 और -2। मैं समझता हूँ ये आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन वो कराए हैं। अब इससे जो अगली वीडियो होगी, मैं जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है इसकी क्वाड्रेटिक वाली जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में आ सकती है, वो मैं इससे अगली वीडियो में कराऊंगा। अगर देखिए आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको मेरा पढ़ाया हुआ मेथड समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा लाल बटन को दबाकर, और साथ में लाइक भी करिएगा, और आपके जो जान पहचान वाले हैं उनको शेयर भी करिएगा, जिससे उन बच्चों का भी भला हो सके जो बच्चे महंगी ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं और घर पर रह के अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच। देखिए लिखा है बोर्ड पे, हंसों के एक समूह में हंसों की कुल संख्या, कुछ हंस हैं जो तालाब में खेल रहे हैं,
कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस एक तालाब के किनारे पर खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? कुछ हंस जो है तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 हंस तालाब के पानी में स्नान कर रहे हैं। यानी कुछ तो हंस तालाब के बाहर हैं और कुछ हंस तालाब के अंदर हैं। जो तालाब के अंदर है वो 2 हंस हैं, बाकी जो बचे हुए हंस हैं वो बाहर हैं। अब देखो कितने हंस हैं। अब इसमें क्या लिखा? तालाब के पानी में स्नान कर रहे हैं। हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं मान लेता हूं, माना हंसों की कुल संख्या x है। अब जरा ध्यान देना, अब इस हंस तो तालाब के अंदर खेल रहे हैं। कितने हंस खेल रहे हैं तालाब के अंदर? 2। और जितनी भी हंसों की संख्या है उसका वर्गमूल, वर्गमूल बोले तो अंडर रूट, और साथ में 7/2 गुना, यानी 7/2 से गुणा कर दो। अब जरा ध्यान देंगे, इतने जो हंस हैं वो तो तालाब, इस तालाब के बाहर हैं, और ये जो 2 हंस हैं तालाब के अंदर। तो बाहर खेलने वाले हंस और तालाब के अंदर स्नान करने वाले हंस, दोनों का जोड़ कितना होगा? इन हंसों की संख्या के बराबर होगा। तो यहां से हम सोल्व करके द्विघात संख्या बनेगी और x का मान निकाल लेंगे, और x का मान ही कहलाएगा हंसों की कुल संख्या। तो करें स्टार्ट। देखिए, तालाब में खेलने वाले, तालाब में स्नान करने वाले, स्नान करने वाले हंसों की संख्या, यहां लिख देता हूं मैं, तालाब में स्नान करने वाले हंसों की संख्या बराबर कितनी है? 2। तालाब के बाहर खेल रहे हंसों की संख्या, तालाब के बाहर खेल रहे हंसों की संख्या कितनी? तालाब के बाहर खेल रहे हैं जो 7/2 रूट x। ठीक है। अब देखिए कुल हंस कितने होंगे? तालाब में प्लस तालाब के बाहर। तो यहां लिखेंगे गिवन दैट। अब जरा समझेंगे, ये तालाब के अंदर है और ये तालाब के बाहर है, और जो टोटल होंगे वो किसके बराबर होंगे? कुल संख्या x के बराबर होंगे। यानी कि जो x होगा वो किसके बराबर होगा? एक तो तालाब के अंदर जो खेल रहे हैं प्लस तालाब के बाहर जो खेल रहे हैं। तालाब के बाहर कितने खेल रहे हैं? 7/2 रूट x। ठीक है। तो कुल हंस किसके बराबर है? जो तालाब में अंदर स्नान कर रहे हैं 2 हंस, और जो तालाब के किनारे खेल रहे हैं उनके अंडर रूट, यानी कुल संख्या का अंडर रूट इंटू 7/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैं 2 को पहले इधर ले आता हूं, वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो यहाँ x - 2 का होल स्क्वायर और ये 7/2 x का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे इसमें, x स्क्वायर 2 4 माइनस के 4x, यहाँ 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, रूट x का वर्ग x। अब इसको तिरछी गुणा करते हैं तो 4 यहाँ आ जाएगा, 4 के अंदर गुणा करेंगे 4x स्क्वायर, 4 चौक 16 और 4 चौक 16x, 49x, पक्षांतर करते हैं, 49x माइनस के 16x माइनस 49x प्लस 16 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं, 4x स्क्वायर और 49 और 16 हो गए 65x प्लस 16 बराबर 0। अब देखिए 16 चौका 64, तो हमें ऐसे टुकड़े करने, जोड़ के तो 65 आए, गुणा करके 64 आए, यानी कि 16 गुणा 4 बराबर आ गया 64। तो क्या करेंगे हम इसकी 4x स्क्वायर तो करेंगे 64 प्लस 1। अब देखिए इनको जोड़ना है तो 65 आ रहा, इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 64 आ रहा है। अब बाहर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लग गया और
और प्लस की 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x² और यहाँ से x 4x कॉमन ले लीजिए, क्या बचा x माइनस 4 एकम 4 4 छंग 24, या -1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 16 बराबर 0। तो x माइनस 16 और ये 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक हो जाएगा x माइनस 16 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर 1/4। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 16। अब जरा ध्यान देंगे भाई, हंस कम से कम एक हंस तो होगा, 1/4 हंस तो हो नहीं सकता है, तो ये वाला तो इम्पॉसिबल है, केवल ये वाला आंसर आ गया। तो कितने हंस हो गए 16। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः तालाब में कुल हंसों की जो संख्या हो गई वो 16 हो गई। क्या लिखेंगे, अतः कुल हंसों की संख्या, हंसों की संख्या बराबर 16, ये आंसर है। बात समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2012-14 में आया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो 180 है, ठीक है। वो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो पहले हमें बड़ी संख्या मालूम होनी चाहिए, तो इसमें लिखेंगे हम माना बड़ी संख्या बराबर x। तब अब इसमें क्या रहेगा, छोटी संख्या का वर्ग, तब क्या है, छोटी संख्या का वर्ग कितना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या कितनी, इसका 8 गुना है, यानी 8 से गुना, यानी छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुना यानी 8 से गुणा करनी है, ठीक है। तो बड़ी संख्या का वर्ग कितना हुआ बताइए, बड़ी संख्या का वर्ग कितना हुआ, बड़ी संख्या का वर्ग x का स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देंगे। वर्गों का अंतर क्या है, वर्गों का अंतर देखिए, तो क्या है, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना, 180। क्या दे रखा, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, बराबर कितना है 180। अब देखिए बड़ी संख्या का वर्ग कितना है x², छोटी संख्या का वर्ग कितना है 8x, बराबर कितना आ गया 180। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, पक्षांतर करेंगे, x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो 180 18 ढाई 180 यानी 18 माइनस 10, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे, क्या होंगे इसके 18 माइनस 10, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 18 10 के गुणा करेंगे तो 180 आता है। इसको सॉल्व करेंगे, 18x माइनस बाहर है तो चिन्ह बदल जाएगा 10x। अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे x माइनस 18, यहाँ से कितना कॉमन है 10, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x माइनस 18 और ये x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 18 और दूसरा कितना आया x इज इक्वल टू माइनस के 10। अब संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती नहीं, तो इसका मतलब कौन सा लिया जाएगा x इज इक्वल टू 18। अब दो संख्याओं वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये कौन सी आ गई बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या कहां से निकलेगी, छोटी संख्या का वर्ग। अब देखो अब छोटी संख्या का वर्ग ये है तो इसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो हमें जो है छोटी संख्या मालूम हो जाएगी। तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है 8x
छोटी संख्या पर कितना है 8x यानी कि 8 गुणा 18। अब 8 144। तो आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, इसका वर्गमूल यानी कि ये हो जाएगा 12 गुणा 12 आ गया 12। अब देखिए यहाँ पे तो इसका मतलब बड़ी संख्या हो गई 18 और छोटी संख्या हो गई 12। ठीक है, तो बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12। तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो भाई इसमें बात कर रहा है आयताकार मैदान की, तो मैं एक छोटा सा आयताकार मैदान बना देता हूं। देखिए कुछ ऐसा है, इसका जो है ये कहलाता विकर्ण, ये कहलाता है विकर्ण। ठीक है, एक आयताकार मैदान का विकर्ण इसकी छोटी भुजा। अब छोटी भुजा बताइए मैं कौन सी, ये है, ये वाली है। तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ये मैंने मान लिया क्या है x है। ठीक है, छोटी भुजा कितनी मान ली इसकी x। तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो इसका विकर्ण कितना 60 मीटर ज्यादा है। तो कितना हो जाएगा x प्लस 60। विकर्ण कितना हो जाएगा x प्लस 60। यदि बड़ी भुजा कौन सी है, ये वाली, या ये कह सकते हो आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ये जो बड़ी भुजा है ये छोटी से कितनी मीटर अधिक है 30 मीटर, तो इसमें 30 जोड़ देंगे। ठीक, हम ये जानते हैं कि जो आयत होता है इसका जो विकर्ण होता है इन दोनों भुजाओं के साथ एक समकोण त्रिभुज बनाता है। क्या बनाता है, समकोण त्रिभुज। तो ये तो हो जाएगा विकर्ण, इसका कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आधार और ये हो जाएगा इसका लंब। ठीक है, अब देखो क्या है, तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं। तो मान लेते हैं, माना आयत की छोटी भुजा बराबर x। ठीक है, तब आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण कितना हो जाएगा x प्लस 60। और बड़ी भुजा, आयत की बड़ी भुजा, तो आयत की बड़ी भुजा कितनी होगी, वो है x प्लस 30। ठीक, और समकोण त्रिभुज हम जानते हैं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है बराबर होता है, बोलिए, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होता है। कर्ण कितना है इसका x प्लस 60, स्क्वायर है तो इसका लगा दिए। आधार कितना है x प्लस 30, लंब कितना है इसका x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे इसका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a के स्थान पर x है और b के स्थान पर है 60। अब ऐसे यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 30 है, और प्लस का ये ऐसे रहेगा। अब देखिए क्या होता क्या है, जब इक्वल में सेम जो होते हैं वो कट जाते हैं, तो इसका मतलब इक्वल में ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बचा है 60, तो 60 6 का वर्ग कर लीजिए, 6 6 36, 0 को डबल कर दीजिए, ये आगे देखिए 2 6 दूनी 12x। ऐसे इसे देखिए 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 0 को डबल कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 2 3 6 यानी कि 60x, और ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, सबको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ बचा 0, ये हो गया देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 60x, ये माइनस का हो जाएगा इधर जाके, और ये प्लस का 900, ये बराबर से इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो गया देखिए। ओके, अब इसको 0 को इधर न लगा के इधर भी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 60 120, ये बचा 60x,
और ये 3600 में से 900 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा माइनस का 2700। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे। और देखिए इसके हमें गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसा करना है गुणा करके 2700 आए, जोड़ के या घटा के 60 आए। यहाँ पर देखिए गुणनफल माइनस आना, तो गुणनफल माइनस तभी आ गया जब विपरीत चिन्ह का हुआ। तो यहाँ पे 60 38 इसको लिख सकते हैं, देखिए 60 नहीं 90 और 30, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30। 90 में से 30 घटाओ ये आएगा। अब देखो 9 3 2700 आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 90x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 30x और माइनस 2700। अब इसके गुणनखंड यहाँ से देखिए x कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 90, यहाँ से क्या कॉमन है 30, ये बचेगा x माइनस 90 कर टू 0, यानी x माइनस 90 और x प्लस 30। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, एक x माइनस 90 बराबर 0 और x प्लस 30 बराबर 0। तो x का मान आ गया 90, एक तो ये आ गया, दूसरा x का मान आ गया माइनस के 30। अब चूंकि ये आयत है तो आयत की भुजा माइनस तो हो नहीं सकती, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट, छोड़ देंगे इसको, केवल ये लेंगे। तो इसका मतलब आयत की जो है छोटी भुजा आ गई 90, तो बड़ी भुजा कितनी हुई, आयत की छोटी भुजा बराबर 90, बड़ी भुजा कितनी हुई, आयत की बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा कितनी होगी, देखिए बड़ी भुजा है x प्लस 30, यानी कि x प्लस 30, इसमें 90 प्लस कर देंगे, ये आ गई 120। बड़ी भुजा मालूम हो गई। साथ में हमसे पूछा मैदान का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। अब चूंकि मैदान क्या आयताकार है और हम जानते हैं आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो आयताकार मैदान का परिमाप, आयताकार मैदान का परिमाप कितना होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए 2 ऐसे रहेगा, लंबाई हमने अभी निकाल ली है 90, चौड़ाई भी हमने निकाली है 120। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 90 और 120 होगा 210, इसकी गुणा करेंगे 210 से आ जाएगा 420। मात्रा किसका लिखेंगे, क्या दे रखा है इसमें, मीटर। तो आयत का परिमाप हो गया 420 मीटर, छोटी भुजा हो गई 90 और बड़ी भुजा हो गई 120। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। 3 क्रमांक धन पूर्णांक इस प्रकार है कि प्रथम पूर्णांक का वर्ग दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योग 191 है। तो इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। 2 बार आया हुआ है 2014 और 17 में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्रमागत धन पूर्णांक। तो क्रमागत धन पूर्णांक का मतलब है जैसे अगर 1 है तो दूसरा हो गया 2 और फिर 3, पहला 5 है तो फिर हो गया 6 और 7, पहला 10 है तो फिर 11 और 12। तो 3 क्रमागत धन पूर्णांक का मतलब ये है कि क्रम से, तो अगर हमें एक मालूम हो तो आगे के 2 अपना मालूम हो जाएंगे। यानी हमें सबसे पहले कौन सा मालूम होना चाहिए, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा मालूम होगा तो उसमें 1 प्लस कर देंगे तो उससे बड़ा मालूम हो जाएगा, फिर 1 प्लस कर देंगे तो उससे अगला मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। अब देखिए मैं पहला पूर्णांक मान लेता हूं बस। तो माना प्रथम धन पूर्णांक, धन पूर्णांक से मतलब प्लस में लेना आपको, पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4। माना प्रथम धन पूर्णांक बराबर x। अब मालूम तो है नहीं कौन सा है, तो दूसरे तीसरे हमें ऑटोमेटिक मालूम हो जाएंगे। तब दूसरा धन पूर्णांक कितना हो जाएगा बताइए, तो क्रमागत है तो 3 क्रमागत है। देखिए वर्ड से समझिए 3 क्रमागत, तो प्रथम धन पूर्णांक x है तो उसका क्रमागत दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1, और तीसरा इसमें एक और जोड़ दीजिए x प्लस 2। ठीक, अब क्या है देखिए इसमें ये दे रखा है कि प्रथम पूर्णांक का वर्ग, यानी पहले का तो आपको करना क्या, वर्ग करना। तो वर्ग का मतलब होता है x स्क्वायर का वर्ग दूसरे और तीसरे के गुणनफल।
दूसरा और तीसरे का गुणनफल का योग, योग का मतलब हो गया प्लस, और किसका गुणनफल करना, दूसरे का करना और तीसरे का करना। दोबारा फिर समझिए, 3 क्रमांक धन पूर्णांक, 3 क्रमांक धन पूर्णांक कौन से हो गए, x, x प्लस 1, x प्लस 2 कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग, प्रथम पूर्णांक वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योग, योग का मतलब प्लस, कितना है 191 है। तो ये हमें दे रखा है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर यहाँ ऐसे रहेगा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, 1 से करेंगे x प्लस के 2 इक्वल टू 191। पक्षांतर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर और ये हो गया 3x और ये इधर ले जाएंगे, ठीक। तो क्या आ गया 3x और ये हो गया 189 इक्वल टू 0। अब 189 की 3 से और मल्टीप्लाई करनी है, तो हमें करना क्या है, 189 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 2 9 18 और 2 8 16, 1 17, 2 1 2, यानी हमें कुछ ऐसा करना है कि अब देखिए यहाँ पर प्लस की संख्या तो छोटी है, इसका मतलब घटा के कुछ ऐसा लाना है कि गुणा करके 378 आए। तो इसका तरीका क्या है, तो हम इनके टुकड़े कर लेते हैं, देखो 378 के टुकड़े। तो 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, फिर 3 से काट देते हैं, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 1 3, फिर 3 से 3 7 21। अब इसी में से हमें छांटना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 7 21, 3 3 9 दूनी 18, यानी ये हो गया, देखिए 21 में से 18 माइनस करेंगे तो 3 आ रहा, और गुणा तो आनी है क्योंकि हमने इनकी गुणा फैक्टर किए। तो क्या हुआ इसका 2x स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 7 3 21 माइनस 3 3 9 दूनी 18। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2x स्क्वायर 21x माइनस की 18x माइनस 189, यहाँ से देखिए कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन है, 2x प्लस 21, यहाँ से 9 कॉमन है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, और ये माइनस कॉमन लिया था इसलिए प्लस हो गया। अब ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्या बचा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार 2x प्लस 21 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई, एक तो ये आई 2x बराबर माइनस 21 और x बराबर माइनस 21/2। अब यहाँ पे कहाँ धन पूर्णांक, भाई ये धन पूर्णांक तो है नहीं, पूर्णांक ही नहीं है, धन तो छोड़ो, तो इसलिए ये तो हो गया नेगलेक्ट। क्या हो गया ये नेगलेक्ट, नेगलेक्ट का मतलब छोड़ दो। अब ये वाला देखिए x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 9, ठीक। तो हमें पहला धन पूर्णांक मालूम हो गया, तो दूसरा कितना होगा, 1 ज़्यादा यानी 10, तीसरा क्या होगा उससे 1 ज़्यादा यानी 11। तो 3 क्रमांक धन पूर्णांक क्या होगा, इसलिए प्रथम धन पूर्णांक बराबर कितना हो गया 9, और दूसरा कितना हुआ जरा बताओ, दूसरा धन पूर्णांक बराबर 1 ज़्यादा x प्लस 1 नहीं 10, और तीसरा कितना हो गया 11। तो आंसर हमारा आ गया 3 धन पूर्णांक क्या होगा क्रमशः 9 10 और 11, जिनके वर्गों का, जिसमें पहले का जो वर्ग है और दूसरे के गुणनफल का योग 191 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे ये है एक नाव जिसकी 7 जल में 4, नाव की 4 मैंने दे रखी, नाव की 4 कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में, ये धारा है, धारा की दिशा मतलब इधर, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 30 किलोमीटर। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर वापस आने में, यहाँ से पहले गए ऐसे और फिर यहाँ से वापस आ गए, जाने में और कुल लौटने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यानी कि यहाँ से A से B तक जाने में और फिर B से वापस आने में जो समय लगता है वो 4 घंटे 30 मिनट का लगता है।
अब मैं एक काम कर लेता हूँ, तो मान लिया मैंने जाने का जो समय है वो है t1 और जो वापस आया कुल समय कितना है t2। तो इसका मतलब इन दोनों समय का जो जोड़ है यानी कि t1 प्लस t2 कितना है 4.5 घंटे, यानी 4 घंटे 30 मिनट। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए 4 घंटे 30 मिनट है तो एक ही राशि में होने चाहिए, तो 4 घंटे 30 मिनट का मतलब हो गया 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे को हम कैसे लिखेंगे, t1 प्लस t2 4 सही 1/2। क्या लिखेंगे 4.5 घंटे को 4 सही 1/2, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं t1 प्लस t2 4 दूनी 8 और 1 9/2, यानी कुल समय कितना हो गया ये हो गया। अब हमें करना क्या, अब हमें इसमें जो धारा है इसमें क्या पूछा, धारा की चाल याद कीजिए। तो धारा की चाल जो मान ली हमने क्या मान ली x किलोमीटर पर आवर मान ली, ठीक है। तो धारा की चाल जब इधर चल रहे होंगी नाव, तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ जाएंगी, तो स्पीड ज़्यादा होगी, जब जुड़ेगी तो स्पीड तेज से चलेगी नाव। और जब विपरीत दिशा में आ रहा होगा तो धारा की चाल और नाव की चाल और धारा चाल अंतर के बराबर हो जाएगी। तुमने देखा होगा जब धारा की दिशा में चलते हैं तो नाव तेज चलती है, और धारा की जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो नाव धीरे चलेगी। या यूँ कह सकते हैं जब आप नदी में तैरते हैं तो धारा की दिशा में तैरोगे तो बड़े आसानी से तैर लेते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में तैरना बहुत कठिन होता है, यानी स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि वेग में क्या अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो धारा की दिशा में जब हम चाल निकालेंगे तो क्या होगा, इसकी और इसकी चाल जुड़ जाएगी, और विपरीत दिशा में निकालेंगे तो इसकी चाल और इसकी चाल माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि जब माइनस होगी तो किसकी चाल में से किसकी चाल माइनस होगी। जब आप धारा की विपरीत दिशा में जाओगे, अगर आपकी स्पीड धारा की स्पीड से कम है तो धारा आपको भाग के ले जाएगी, और आपकी स्पीड अगर धारा की स्पीड से ज़्यादा है तब आप धारा की विपरीत दिशा में तैर पाओगे। तो इसका मतलब जो स्पीड ज़्यादा होगी उसमें से हम कम वाली माइनस करेंगे। अब चूंकि विपरीत दिशा में वो आ रहा है तो इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नाव की चाल है उसमें से धारा की चाल को माइनस किया जाएगा, क्योंकि धारा की स्पीड कम होगी, नाव की चाल ज़्यादा होगी, तभी वो विपरीत दिशा में आ सकता है। तो अब मैं इसको देखिए स्टार्ट करता हूँ। माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो धारा की दिशा में परिणामी चाल, धारा की दिशा में परिणामी चाल क्या होगी, धारा की चाल प्लस नाव की चाल। धारा की चाल कितनी है, नाव की चाल कितनी 15, और धारा की चाल कितनी है x, दोनों को जुड़ जाएगी, ठीक है। तो धारा की दिशा में परिणामी चाल और धारा की दिशा में जाने में लगा समय निकाल लो, इसलिए धारा की दिशा में जाने में लगा समय कितना होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये सूत्र है हमारा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ से समय निकालना, तो समय कितना हो जाएगा दूरी बटे 4, समय हो जाएगा दूरी बटा 4। तो समय हमने कितना मान लिया जाने में, t1 माना था, और दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, और चाल हमने अभी निकाली 15 प्लस एक्स, पासन भाई 15 प्लस एक्स, ओके। अब ऐसे निकालेंगे धारा की विपरीत दिशा में परिणामी चाल, धारा की विपरीत दिशा में परिणामी चाल। तो धारा की विपरीत दिशा में क्या हुआ, चाल किसकी ज्यादा है धारा की विपरीत दिशा में, नाव की या धारा की, नाव की ज्यादा होगी तभी तो नाव वापस आएगी, वरना धारा बहा के ले जाएगी। तो क्या हुआ, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो धारा की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में जाने या विपरीत दिशा में आने में लगा समय, आने में लगा समय। धारा की विपरीत दिशा में
आने में लगा समय कितना हो जाएगा, ओ पहले निकालेंगे, हाँ समय लगा समय कितना होगा बताइए, T2 इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला, समय दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है, दूरी है 30, दूरी तो उतनी ही जितनी पहले थी, लेकिन चाल क्या हो गई अब हो गई 15 माइनस एक्स। ठीक है, अब गिवन डेट हमें दे रखा है, क्या दे रखा, T1 प्लस T2 बराबर कितना है 9/2। T1 की वैल्यू रख दीजिए 30/15 प्लस एक्स, T2 की जगह रख दीजिए 30/15 माइनस एक्स बराबर 9/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लें पहले, तिरछी गुणा इसकी इधर और इसकी इधर। एक काम और कर लेते हैं हम यहाँ से, चलो कोई फायदा नहीं है, 3 कॉमन ले काट सकते थे बस, चलो कोई दिक्कत नहीं। 30 15 माइनस एक्स, 30 15 प्लस एक्स, एलसीएम ले लिया हमने, तिरछी गुणा हो गई इसकी इधर और ये 9/2। और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 15, 30 कॉमन ले लिया जाए, गुणा मत करो, 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स। ये देखिए नीचे हो गए 2 वर्गों का अंतर, तो 2 वर्गों का अंतर यानी कि 15 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 9/2। तो यहाँ पर देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ कर देता हूँ हमें क्वेश्चन को से, कितना हो गया ये 30, 15 15 हो गया 30, 15 15 कितना हो गया 30, तो इसको 15 15 जोड़ जाएंगे, एक 30 बाहर है, नीचे क्या हो गया 15 का वर्ग होता है 225 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। तिरछी गुणा कर लेते हैं, तिरछी गुणा करेंगे ये आ जाएगा 3 3 9, 2 0 लग जाएंगे, गुणा 2, और ये चीज़ आ जाएगी इधर, और ये पहुंच गया इधर 225 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए 2 इधर पहुंच गया, ये इधर, अब चूंकि हमें एक्स निकालना तो इसको उठा के इधर ले गए, अब ये देखिए कट जाएगा 9 का। ठीक है, तो पक्षांतर कर लेते हैं, ये हो गया 100 दूनी 200, एक्स स्क्वायर इधर ले आते हैं 225 माइनस 200, तो कहाँ किया जाए, चलो ये याद कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 25, एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस 5। अब देखिए जरा ध्यान से, एक्स बराबर प्लस माइनस 5 आया, यानी कि इसकी जो स्पीड है माइनस पे तो होगी नहीं, ज़्यादा ही होगी स्पीड धारा की, तो +5 यानी कि धारा की चाल कितनी हो गई, हमें धारा की चाल निकालनी थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ लिख देते हैं, अतः धारा की चाल, धारा की चाल कितनी हो गई 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। एक 2 अंकों की संख्या, देखिए 2 अंकों की जो संख्या बनती है वो इकाई और दहाई से मिलकर बनती है। तो पहला अंक होता है इकाई का, दूसरा बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 25 है, तो ये 2 अंकों की संख्या है, ये कहलाता है इकाई का और ये कहलाता है दहाई का। तो दहाई का अंक में हमेशा जो है 10 से मल्टीप्लाई की जाती है और इकाई के अंक में 1 से मल्टीप्लाई की जाती है। अब आप इसको सॉल्व करके देखियो, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 दहाई 20 प्लस 5 जोड़ कितना आ गया 25। तो कहने का मतलब ये है कि इकाई का जो अंक होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई, और इकाई के अंक को 1 से मल्टीप्लाई और दहाई के अंक को 10 से मल्टीप्लाई, टोटल जो बैठता है उस संख्या के बराबर ही आता है। तो अब हमें इसको समझना है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। तो अंकों का गुणनफल 18 तभी आ सकता है जब वो संख्या एक दूसरे की व्युत्क्रम होगी। तो पहली संख्या हमने मान ली, माना पहली
संख्या बराबर एक्स, ठीक है। तब दूसरी संख्या कितनी होगी बताइए, क्योंकि गुणनफल 18 रखना है, तो गुणनफल 18 कब होगा, जब मैं ये लिखूँ 18/x। देखो जब मैं ये गुणा करेंगे तो देखो x गुणा 18/x ऐसे कर दिया, गुणनफल 18 आ रही है, आ रहा, ठीक। तो पहली संख्या x हो गई, दो अंकों की संख्या, अंकों का गुणनफल कितना 18 है। जब संख्या, तो इसका मतलब पहली संख्या x यानी इकाइकांक हो गया और ये हो गया दहाइकांक। तो इकाइकांक अंक बराबर कितना x और दहाई का अंक बराबर कितना 18/x, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या x, दो अंकों की संख्या गुणनफल 18 है, तो इसका मतलब एक संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या ये हो गई, यानी पहली इकाइकांक हो गया x और दहाइकांक हो गया 18/x। तो संख्या कैसे बनेगी, संख्या कैसे बनती है संख्या, इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक। जो दहाई का अंक है उसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी 10, और इकाई के अंक को कितने से मल्टीप्लाई करनी 1 से। तो इस तरह से संख्या निकल के आ जाती है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो संख्या कितनी हो गई 180/x प्लस x। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें यहाँ पर x की वैल्यू मालूम चल जाए तो हमें संख्या मालूम हो जाएगी। अब देखो दिया क्या है, जब संख्या में से 27 घटाया जाता है, यानी इसमें से 27 घटाया जाता है, तो क्या दे रखा हमें क्वेश्चन में, गिवन डेट ये दे रखा, जब संख्या में से 27 घटाया जाता है, यानी ये जो संख्या आई है अभी ताजी ताजी, इसमें से क्या घटाया जाता है 27, तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अंक मतलब देखिए वाले ये हो जाता है इधर और ये हो जाता है इधर, तो अंक के स्थान बदल जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 18/x × 1 और इधर हो जाएगा प्लस के x × 10। जरा ध्यान देंगे कि अगर मैं इस संख्या में से 27 घटा दूं तो जो अंक हैं यानी इकाई और दहाई आपस में चेंज हो जाते हैं। इकाई पहुंच जाता है दहाई के स्थान पर और दहाई पहुंच जाता है इकाई के स्थान पर। बात समझ भाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे 180/x प्लस का x माइनस 27, इसको 18/x प्लस के 10x। एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, यहाँ 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 मान लिया मैंने x, ये हो गया 180 प्लस का x² माइनस का 27x, ठीक है। एलसीएम ले लिया। अच्छा यहाँ भी देखिए 1 मान लेते हैं, एलसीएम में लूँगा यहाँ पे तो कितना होगा 18 प्लस के 10x²। इसको और सॉल्व करते हैं। पहले बड़ा लिखेंगे माइनस के 27x प्लस 128 अपॉन x। यहाँ पर भी देखिए 10x² प्लस के 28 अपॉन x। यहाँ देखिए x से x हम काट सकते हैं। वैसे x हमें निकालना काटना नहीं चाहिए, लेकिन x की वैल्यू 0 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगी तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ x से x को काट सकते हैं। अब देखिए क्या बचा है, यहाँ पे पक्षांतर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ बचा x² माइनस के 27x प्लस 180 बराबर 10x² प्लस 18। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करेंगे, पक्षांतर करने पहले सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। x² माइनस के 10x² और ये माइनस का 27x, और यहाँ पर ये कर लेता हूँ x² माइनस का 10x² और माइनस का 27x, ये इधर आ जाएगा 27x और प्लस 180 और माइनस के 18। देखिए मैंने यहाँ ले गया x² ये आ गया, ये माइनस का 10x² आ गया, माइनस का 27x प्लस का 180 और ये माइनस के 18। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो कितना हो गया x² बचा माइनस का 9x² और ये हो गया 27x
180 में से 18 घटा दीजिए, कितना बचेगा 162। अब क्या करना है हमें, 9 कम 9 9 8 बैठ 9 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का हो गया, तो मैंने माइनस का 9 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर 9 तिया 27, ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का, 9 कम 9 और 9 8 72, तो ये जीरो पहुँचा देंगे इसको, जीरो बटा माइनस का 9। अब जीरो को भाग देते हैं किसी भी नंबर से तो जीरो आ जाता है, ये हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे 6 3 18, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x प्लस के 6, यहाँ माइनस का 3 कॉमन ले लिया, x प्लस के 6, x प्लस 6 कॉमन आ गए दोनों में से, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 6, तो माइनस में तो नंबर होगा नहीं तो इसे हम छोड़ देंगे, यहाँ से ये वाला लेंगे x माइनस x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 आती है। अब यहाँ पर हम संख्या पूछिए हमसे, यहाँ पर रख दीजिए x का मान, हमें संख्या मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ निकाल देते हैं संख्या, इसलिए संख्या कितनी है 180 बटा x प्लस के x, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं जो निकाली हमने, x की जगह 3 रख देते हैं, फिर सॉल्व करेंगे 3 4 18, तो कितना आ गया 60 प्लस 3 यानी कि 63। तो संख्या कितनी आ गई 63 संख्या आ गई। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, माना बराबर x, तब अंश कितना हो जाएगा बताओ, अंश बराबर हो जाएगा x माइनस 3। दोबारा फिर समझेंगे, एक भिन्न का अंश यानी कि ये वाला उसके हर से 3 कम है, तो पहले हर मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अंश कितना हो जाएगा 3 कम हो जाएगा तो भिन्न क्या हो गई, भिन्न हो जाएगी, भिन्न बनती है अंश बटा हर से। कैसे बनती है भिन्न, अंश बटा हर तो अंश कितना है x माइनस 3 और हर कितना है x, ये भिन्न बन गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, यदि अंश तथा हर दोनों में 2 का जोड़ दिया जाता है, यानी कि इसमें और इसमें दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, नई तथा वास्तविक, ये वाली भिन्न कहलाएगी वास्तविक है। कैसी कहलाएगी, वास्तविक। तो नई भिन्न कैसी है, नई भिन्न क्या, यदि अंश और हर दोनों में 2 का जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और उसके हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो ये नई भिन्न बन जाती है। कितनी हो जाएगी, सॉल्व करेंगे इसको, x माइनस 1 और x प्लस 2। अगर ऐसा कर दिया जाए तो नई तथा वास्तविक भिन्न का योग इतना हो जाता है। तो क्या दे रखा हमें, गिवन डायरेक्ट दिया हुआ, नई भिन्न प्लस वास्तविक भिन्न का योग का मतलब प्लस कितना है 29 बटा 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। नई भिन्न कितनी है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और वास्तविक भिन्न ये वाली x 3 अपॉन एक्स बराबर में कितना 29 बटा 20। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या है इसका, देखिए बताइए, x प्लस 2 और x तिरछी गुणा हो जाएगी, इसकी इधर और इसकी इधर, x इंटू एक्स माइनस 1 और इधर जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 29 बटा 20। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए तो पहले जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इनकी आपस में गुणा करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, पहले एक्स की दोनों से होगी एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और फिर 2 से करेंगे तो प्लस का 2x माइनस 2 दिया 6 और नीचे भी गुणा होगी, नीचे x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x इक्वल टू में कितना है 29 बटा 20। आप देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कितना हो गया
एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स माइनस 3x 4x हो गया, और ये अभी प्लस का 2x और बचा है माइनस का। अच्छा, समान चिन्ह जुड़ते हैं, ठीक है। तो x से 3x कितना हो गया 4x प्लस का 2x ऐसी बचा, और ये नीचे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x इज इक्वल टू 29/20। तिरछी गुणा करेंगे, अब देखिए 20 इधर आ जाएगा, और ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4 में से 2 घटा दो। विपरीत चिन्ह जो है हमेशा घटते हैं और समान चिन्ह जुड़ते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा 29 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। मैं इसको करता हूँ, देखिए यहाँ पे 20 के अंदर गुणा करेंगे, 20 दूनी 40 एक्स स्क्वायर, और 20 दूनी यहाँ पे 40x, और 2 छंग 12, एक जीरो लगा देते हैं। 29 के अंदर गुणा करेंगे, 29 एक्स स्क्वायर, 29 दूनी 58। पक्षांतर कर लेते हैं, तो पक्षांतर करेंगे तो जो सजातीय पद हैं उनको पास पास रखेंगे। सजातीय पद बोले तो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के पास, एक्स वाला एक्स के पास, ये कहलाते हैं सजातीय पद, ठीक है। और अचर वाला यानी नंबर्स जो है नंबर्स के साथ, तो और कोई नंबर अकेला तो है नहीं, केवल ये आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 सब आ गए। अब इसको और सॉल्व करते हैं। 29 और 40 कितना होगा भैया, 29 40 70 69 हो गया, और ये अच्छा ये भी है, तो यहाँ पर 40, अच्छा ये था, ये स्क्वायर था इधर, ये गड़बड़ हो गया, सही कर लेते हैं इसको। ये 29 एक्स स्क्वायर, तो 40 में से 29 घटा दीजिए, कितना बचेगा 11 एक्स स्क्वायर, 40 और 58 हो गया 98, और यहाँ पर आ गया 120। तो कुछ कॉमन नहीं है, तो अब हम करेंगे इसे गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए पहले 11 की और 120 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं इधर बता देता हूँ, 11 की और 120 की मल्टीप्लाई। तो 11 की और 120 की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, देखिए अब इसके टुकड़े करेंगे, 1320 के टुकड़े, तो 2 से 2 छंग 12, 2 छंग 12, और फिर 2 से 2 तिया 6, और फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 तिया 15, 5 तिया 15, फिर 3 से 3 एकम 3। अब यहाँ पे कुछ ऐसा करना कि 98 आना चाहिए, घटा के 98 और गुणा के आना चाहिए 1320। तो यहाँ पर देखिए, तो 11 पंजे 55, 55 दूनी 11 पंजे 55, ये आ रहा है देखिए, ये वाला और ये वाला, 11 पंजे 55 दूनी 110, और 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12। तो इसके करेंगे हम 11 एक्स स्क्वायर, 11 पंजे 110 में से 12 माइनस करेंगे तो 198 आएगा, और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 110x माइनस माइनस प्लस, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1320। यहाँ से देखिए कॉमन ले लीजिए, 11x कॉमन ले लिया, x माइनस के 10 और प्लस के 12 कॉमन ले लिया, x माइनस 10, x माइनस 10 कॉमन आ गया, x 11x प्लस के 12, और यहाँ से आ गया x माइनस 10 बराबर 0, और x बराबर आ गया 10। यहाँ से 11x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर आ गया माइनस के 12/11। अब देखिए इसे हमें छोड़ना पड़ेगा। अब क्यों छोड़ेंगे जरा रीजन समझिए। यहाँ देखिए x बराबर माइनस के 12/11 आया, x क्या हर है, क्योंकि अंश और हर मिलके भिन्न बनेगी, तो इसका मतलब x क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगी, और ये कैसे आ रही है अपूर्ण संख्या, तो इसका मतलब ये हमें नहीं लेना, ठीक है। कौन सा लेना है, x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू क्या है हमारा आंसर, x इक्वल टू 10। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है वास्तविक भिन्न, तो वास्तविक भिन्न क्या हुई, वास्तविक भिन्न बराबर क्या हुई, क्या थी भिन्न, x माइनस 3/x, और x के स्थान में क्या रख दीजिए 10 माइनस 3/10, यानी कि हो जाएगी 7/10।
तो भिन्न के आगे वास्तविक भिन्न 7/10, ये हमारा आ गया आंसर। समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने इसमें करा दिए, ठीक है। फिर भी आपके कोई और ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको कोई दिखता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके अगली वीडियो में कर दूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाया हुआ मैटर समझ में आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो के एंड में मेरा चैनल्स का लोगो होगा, आप वहाँ क्लिक करके भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।